नमस्कार। सभी हिंदी अध्यापक भाई बहनों को एवं छात्र मित्रों को मच्छिंद्र भिसे का सादर अभिवादन। मित्रों, कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई में से पहली कविता, जिसका शीर्षक है भारत महिमा, इस कविता के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित होने का भाग्य प्राप्त किया है। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती ही गई है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी, जिसमें झरना, आंसू, लहर, ये काव्य संग्रह, कामायनी जैसा महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह तथा कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यास भी हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। महज 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं करके 15 नवंबर 1937 के दिन माँ सरस्वती का सेवक हमेशा के लिए सरस्वती के चरणों में लीन हो गए। ऐसे महान कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह प्रस्तुत कविता हमारे लिए पढ़ने को आई है, जिसके माध्यम से कवि ने अपने भारत देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो मित्रों, चलिए जयशंकर प्रसाद जी की इस कविता का हम अनुभव लेते हैं। मैं सबसे पहले इस कविता का वाचन कर रहा हूँ, उसके बाद कविता की पंक्तियों का भावार्थ भी आपके सामने रखूंगा। चलिए कविता को पठन करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रेत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि,
मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे स्फूट भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। बहुत ही सुंदर शब्दों में आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी ने भारत देश का गौरवगान किया है। मित्रों, इस रचना में आए हुए कुछ नए शब्दार्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आप सभी इन शब्दों से अवगत हो। पहला शब्द है उपहार, जिसका अर्थ है भेंट, नजराना या सौगात। उषा, जिसका अर्थ है प्रातः का या सुबह का समय। हीरक, हीरे यानी हीरों से युक्त, हीरा ये धातु है, यानी कि हीरे जड़ित जिसे हम कह सकते हैं, तो वह इसका अर्थ है हीरे, हीरों से जड़ा हुआ। आलोक, जिसका अर्थ है उजाला, प्रकाश। व्योमतम, जिसका अर्थ है आसमानी अंधकार। इसमें दो शब्द है, एक है व्योम जिसका अर्थ है आसमान, और तम जिसका अर्थ है अंधकार। अगला शब्द संस्कृति, जिसका अर्थ है संसार, जगत या विश्व। अशोक, जिसका अर्थ है दुख रहित, आनंद ही आनंद, यानी कि आनंद भरा। विमल, जिसका अर्थ है पवित्र, शुद्ध या पाक। वाणी का अर्थ है हमारी बोली, या उसे प्रतीकात्मक रूप में मां सरस्वती कहा जा सकता है। सप्रीत, जिसका अर्थ है प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित। साम, जिसका अर्थ है मनमोहक या लुभावना। उसी प्रकार से हमारे जो प्रमुख चार वेद है, इसमें से साम जो संगीत से जुड़ा है, यह भी इसका एक अर्थ है। धर्म यानी कि शास्त्र, कर्तव्य, सत्कर्म। धरा यानी भूमि, धरती। यवन यानी कि ग्रीक इस क्षेत्र से या वहां के निवासी लोग। शील, चरित्र, मर्यादा या आचरण। सिंहल, जिसका अर्थ है लंका द्वीप या श्रीलंका। चरित, चरित का अर्थ है चरित्र, आचरण, स्वभाव। पूत, जिसका अर्थ है पुत्र। विपन्न, भाग्यहीन, गरीब, निर्धन या दीन। अगला शब्द है संचय, जिसका अर्थ है संग्रह या भंडार। टेव, इस शब्द का अर्थ है स्वभाव, आदत। दिव्य, अलौकिक, अति सुंदर अथवा भव्य। अभिमान, इसका अर्थ है नाज, गर्व। हर्ष, जिसका अर्थ है आनंद, खुशी। अब इस कविता में दो मुहावरे आए हैं।
जिसमें से पहला है लोहा लेना। इसका अर्थ है युद्ध करना, दो हाथ करना या द्वंद्व करना। और दूसरा मुहावरा जो आया है वह है निछावर कर देना, जिसका अर्थ है सर्वस्व अर्पण करना। साथियों, आइए इस कविता का भावार्थ हम समझ लेते हैं। मित्रों, इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश का गौरव गान किया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारतवर्ष का प्राकृतिक सरताज हिमालय का गौरवगान करते हुए कवि कहते हैं कि सूरज की पहली किरणें जब हिमालय की श्रृंखला पर गिरती है तो धीरे धीरे बर्फीली चोटियां अकस्मात चमक उठती है। यह बर्फीली चोटियां सफेद होने के कारण जब भी इसके ऊपर सूरज की पहली किरणें गिरती है तो ऐसा लगता है मानो हीरे चमक रहे हो। वास्तव में यह बर्फ जो सफेद है वही चमकता है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि हीरे ही चमक रहे हो। यह देखकर कवि कहते हैं कि मानो सुबह ने इस भारतवर्ष की भूमि को या उसके आंगन में किरणोत्सव करके उसे हीरे का हार ही पहनाया हो। और यह देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का हंस हंस कर अभिनंदन कर रही है। इस प्रातः काल ने अपने इस भारत भूमि को उपहार के रूप में किरणों को भेंट स्वरूप प्रदान किया है, जिसके कारण भारत भूमि का सौंदर्य और निखरता है। अगली पंक्तियां जो है वह उसमें कहा है कि जैसे सुबह हो जाती है तो इस धरती पर जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि कहते हैं, सूर्योदय होते ही अखिल संसार खिलने लगा है, यानी अंधकार के बाद नए दिन का प्रारंभ हुआ है। सूरज की किरणें धरती पर गिरते ही हम नए दिन के स्वागत के लिए जग जाते हैं तथा दूसरों को भी जगाते हैं। सूरज की किरणों ने तो संसार भर अपना उजियाला फैला दिया है, जिसमें अंधकार रूपी व्योमतंब यानी कि अंधकार का पुंज जो है वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि दिन की अंधकार पर जीत हुई है, जिसमें पूरा संसार शोक रहित यानी कि आनंदित होकर झूम रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष में नव विचारों के उदय उद्यम से जीवन में आने वाली कठिनाइयों यानी कि व्योमपुंज अंधकार रूपी जो आसमान है उस पर हम जीत हासिल कर देश के गौरव में 4 चांद लगाए हैं, यानी कि अब अपनी धरती पर अपना एक नया सूर्योदय आरंभ होने जा रहा है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली, कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे सुबह हो जाती है तो इस धरती पर, इस भारत भूमि पर चहल पहल नजर आती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, भारत भूमि सदा सुवचनों एवं मधुर वाणी की भूमि रही है। इसी भूमि पर आदि ग्रंथ वेद उपनिषद से लेकर आज के मधुर साहित्य का निर्माण हुआ है।
इनमें मधुर वाणी का प्राय महत्व प्रतिपादित किया है। यहाँ माँ सरस्वती की वीणा के मधुर संगीत की तरह पवित्र वाणी ने प्रेम पूर्वक मीठी बोली का निर्माण किया है। इस बोली के सप्त स्वर भारतवर्ष की सप्त सिंधु में ऐसे गूंज रहे हैं जो विरोधी या विपक्षी को मीठी तथा संतुष्ट करने वाली बातों द्वारा अपने पक्ष में करने की नीति रखती है। भारतवर्ष की यही महिमा अब सप्त सिंधु पर ही नहीं, सप्त महाद्वीपों पर भी फैली है। कवि का कहना है कि जैसे ही सुबह हो जाती है, चारों ओर चहल पहल की वजह से मधुर गीत, मधुर संगीत या लोगों के मधुर व्यवहार की गूंज उठती है, तो ऐसा लगता है मानो सामवेद का संगीत छिड़क रहा हो। अगली पंक्तियां देखिएगा। कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मित्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हुए कुछ विशेष बातें समझाने की कोशिश की है। इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक अपने देश ने शस्त्र से बढ़कर शास्त्र यानी कि नीति, मानवता का धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। अपने देश ने यही सिखाया तथा दिखाया कि विजय यानी कि जीत सिर्फ युद्ध या झगड़े से या दो हाथ करने से ही नहीं मिलती। विजय तो शास्त्र यानी कि मानव मूल्यों के आधार पर जो लड़ता है उसे ही मिलती है। पूरी दुनिया के सामने इसका आदर्श रखा है। भारत भूमि की इस धरा ने इसमें कुछ ऐसे योद्धा या वीर सुरमा पैदा किए जिन्होंने नीति धर्म के आधार पर जाकर अपना जीवन व्यतीत किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर सम्राट भी जब अपने गलत काम की वजह से आत्मग्लानि महसूस करता है तो वह दूसरों को वह न करने के लिए प्रेरित करता है। वह स्वयं भिक्षुक बनकर उनके सामने याचक बनकर जाता है और उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। ऐसे ही एक थे सम्राट अशोक। आप सभी जानते हैं कि महाप्रतापी सम्राट अशोक जैसा योद्धा जो पूरे भारतवर्ष पर जीत हासिल कर चुका था, लेकिन जब कलिंग इस क्षेत्र को जीतना था तो लगातार 4 वर्ष युद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। आखिरकार सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को मार गिराया तो उसे लगा कि यह किला हमारे हाथ में आ गया, परंतु अगले दिन जब वह खुद किले के दरवाजे की तरफ चला गया तो उसके सामने कलिंग राजा की पुत्री पद्मा महिलाओं की सेना लेकर खड़ी थी और सम्राट अशोक को ललकार रही थी कि चलो मुझे अब सम्राट अशोक से युद्ध करना है। जब सम्राट अशोक यह देखता है तो वह अपने आप से कहता है, अपने साथियों से कहता है कि क्या इस सम्राट अशोक को अब महिलाओं के साथ युद्ध करना होगा। यह तो सरासर गलत है, क्योंकि शास्त्र यानी कि धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है। और इस बात को खुद जानकर वह आत्मग्लानि महसूस करता है और अपने हथियार टेक देता है। उसके बाद स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु वह हर एक क्षेत्र में जाते थे और शांति अमन का मार्ग अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। यही वह धरा है जहाँ पर नीति शास्त्र और धर्म के आधार पर जीत हासिल की जाती है, जिसका उदाहरण हमारे सामने सम्राट अशोक का है, जिन्होंने आगे जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह रत्न, यह स्वर्ण भूमि को मिला हुआ रत्न, उन्होंने आगे जाकर श्रीलंका और चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसी बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, यवन को दिया दया का दान,
चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चीन को बौद्ध धर्म की दृष्टि देने का काम इसी भारतवर्ष ने किया है। साथ ही साथ एक पवित्रता का यानी कि शील की एक दृष्टि, एक नई नज़र, नया धर्म प्रतिष्ठापित करने का काम श्रीलंका में भी सम्राट अशोक के माध्यम से हुआ था। स्वयं सम्राट अशोक का पुत्र राजमहेंद्री, जिसे श्रीलंका में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेज दिया था। तो श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का काम जो है वह सम्राट अशोक के माध्यम से हुआ है। इसका मतलब भारतवर्ष की ओर से हुआ है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यवन को दिया दया का दान। मित्रों, आपको बता दूं कि यवन यानी कि ग्रीक के लोग हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में भारत देश पर ग्रीक सेनापति अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था। उस वक्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर को परास्त किया और उसे वापस लौटने पर मजबूर किया। लेकिन अलेक्जेंडर के मन में हमेशा बदले की भावना रही और उसने अपने सेनापति सेल्यूकस को कई गुना ज़्यादा सेना देकर फिर से आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जब सेल्यूकस सेना लेकर भारतवर्ष की सीमा पर पहुंचा, तब उसे पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास हमसे भी बढ़कर और अच्छी सेना है और उसके साथ युद्ध करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए यदि हम संधि कर लेते हैं तो अपनी सेना को और हमें पनाह मिल सकती है। और इसका संदेश जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा तो उन्होंने भी रक्तपात को छोड़कर संधि का मेल का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया और यह मेल हो गया। यानी कि ग्रीक लोगों को भी दया का दान, उन्हें पनाह देने का भी काम अपनी इस भारत भूमि में किया है। यही एक विशेषता रही है कि यहाँ जो भी कोई पनाह के लिए आ जाता है तो बड़ा हृदय करके यह भारत भूमि उन्हें पनाह देती है। तो ये इसका जिक्र भी, ऐसे गौरवशाली बातों का जिक्र जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। इसी की तरह अपने भारत देश की भूमि पर शिवाजी महाराज तक अनगिनत स्वर्ण रत्न मिले, जिन्होंने विनम्रता, सच्चरित्र, विशाल दृष्टिकोण की बात श्रीलंका सहित भारतीय उपमहाद्वीपों तक फैलाई है। ऐसे वीरों के गौरव से गौरवान्वित यह हमारी धरा है। कवि आगे कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि भारत देश का गुणगान करते हुए आगे कहते हैं कि विदेशियों ने कई बार अपने देश पर आक्रमण किया तथा देश की लूट की, परंतु इतिहास में एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं मिलता कि जहां भारतवर्ष ने किसी अन्य राष्ट्र पर बिना वजह से आक्रमण करके उनसे उनका मान, सम्मान या जमीन छीन ली हो। हमने सदैव अपने देश की भलाई ही चाही और यही बात हमारे स्वभाव में है। इसलिए कवि कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। यह हमारे लिए स्वभावगत यह विशेषता है, यह गुण जो है ये मिले हैं कि हम किसी का छीनते नहीं है। प्रकृति से यानी कि जन्म से ही हमें यह गुण मिला है और यह गुण हमें इस भूमि ने दिया है और इसलिए हम यही कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि थी यही, यह भूमि हमारी है। यहाँ पर हम कहीं से आए नहीं है, यह हमारी मूल निवास की भूमि है और इसलिए वह कहते हैं कि हम किसी का छीनना नहीं जानते, यह भूमि हमारी ही है, यहाँ के हम वासी है। हमने भारत भूमि पर आक्रमण करके नहीं अपनाया है, तो यह हमारी ही जन्मभूमि है, हम विदेशी नहीं है। ऐसे उदार एवं अपने स्वभाव से देश प्रेम जताने वाली यह हमारी भूमि है, ऐसा कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। कवि जयशंकर प्रसाद जी अगली पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि के माध्यम से यहाँ जो लोग हैं
इन्हें कौन से गुण प्राप्त हुए हैं, इसका जिक्र करते हुए कवि कहते हैं, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत भूमि हमेशा ही यहाँ पैदा हुए चरित्रवान, बलशाली, विनम्र, उदारता आदि गुणों से संपन्न रही है और ऐसे कई वीर सपूत इस भारत भूमि ने पैदा किए हैं। इस बात का हमेशा इस भूमि को अपने आप पर गर्व रहा है। साथ ही ऐसे पुत्रों की एवं भारत भूमि की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर हर कोई संतोष से अपना जीवन यापन करता है। यहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं यह चरित्रवान है, इनकी भुजाओं में शक्ति है, ये बलशाली है, इनके जीवन में नम्रता, सादगी हमेशा संपन्नता के साथ भरी हुई है। यहाँ के लोगों के हृदय में अपने देश के प्रति गर्व है, वो अपने देश के प्रति अभिमान महसूस करते हैं और अपनी संपन्नता के साथ वह औरों को भी संपन्न करना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि इस धरा पर, इस भूमि पर किसी और को भी दुखी नहीं देख सकते और इसलिए वो कहते हैं कि हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी कि गरीब, दूसरों की भूख मिटाने की कोशिश हमेशा इस भारत भूमि ने की है और ऐसी यह हमारी भूमि जिसका इतिहास जो गौरवशाली है, जिसका जिक्र जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। हमारे भारतवर्ष की इस भूमि और यहाँ के लोगों में क्या था और क्या है, इसके बारे में कवि कहते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उन लोगों में निस्वार्थ वृत्ति का जतन करने वाली यह भूमि है। इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य, दानत्व भाव की वृद्धि आदि से आज तक हुई है, वह भारतवर्ष की सबसे अधिक और बड़ी संपत्ति है। इसी श्रृंखला में कवि कहते हैं कि अतिथियों को ईश्वर का स्तर देने वाली यह हमारी भूमि है, जहाँ अतिथियों की पूजा तथा सेवा की जाती है। भारतवर्ष ने यह संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए हैं। यहाँ वचन का अनुपालन किया जाता है। भीष्म जैसे महान राजा ने अपने पिता के लिए अपना राजपाट त्याग करके हमेशा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी, राजगद्दी न अपनाने की प्रतिज्ञा ली थी। ऐसे वचन का अनुपालन करने वाली यह भूमि है। अपने माँ के वचन के लिए 14 साल का वनवास अपनाने वाले प्रभु रामचंद्र की यह भूमि है। ऐसे वचन में सत्यता रखने वाली यह भूमि है। अपने देश के इन लोगों में हमेशा तेज है, यानी कि एक चमक है, हमेशा कुछ न कुछ करने की ललक है, ऐसा कवि कहते हैं। पर जब भी प्रतिज्ञा कोई लेता है तो उस प्रतिज्ञा में अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा तेजत्व रहता है, हमेशा वो पूरी करने का प्रण रहता है। ऐसी यह भूमि है। ये लोग, इन लोगों को, अपनी भारत भूमि के लोगों को भी यही बातें विरासत के तौर पर मिली हुई है। और कौन कौन सी बातें अपने देश के लोगों को मिली है, इस भारत भूमि को मिली है, तो कवि आगे कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज वर्तमान युग में जब हम जी रहे हैं तो हमारे लिए अपने देश के इतिहास के माध्यम से, अतीत के माध्यम से जो भी मिला है वो बहुत अहम है और महत्वपूर्ण है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की गौरव गरिमा को देखकर कवि का कहना है कि आज के समय में भी वही गौरव की बातें विद्यमान हैं। आज भी यहाँ वीरता है, साहस है, वही ज्ञान है जो पूर्वजों के पास था, तथा शांति शक्ति का भी वही देश है
जो अपने देश का गौरव बढ़ाता है। आज उन्हीं पूर्वजों का गौरवगान को कायम करने वाली उन्हीं की हम संतानें हैं, जो देश का गौरव और आगे बढ़ाएंगे। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारी भारत भूमि ने हमें इतना सब कुछ दिया है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी का एहसास कराने वाले ये 2 पंक्तियाँ कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं, अतीत से लेकर वर्तमान तक भारत भूमि का इतिहास गौरवान्वित, संपन्न एवं दुनिया के लिए आदर्श है। इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ, इसका हमें अभिमान होना चाहिए। इससे भी बढ़कर हम उस भूमि की संतानें हैं, इस पर हमें नाज होना चाहिए, इस पर हमें प्रेम होना चाहिए। और इसी बात को लेकर कवि कहते हैं कि इस भूमि ने हमें इतना दिया है, सब कुछ दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम जिएंगे तो इसी भूमि के लिए। और ऐसा ही विश्वास और देशाभिमान हर एक के मन में जीवित रहना चाहिए। यहाँ तक प्रेम करे कि समय आने पर अपने प्यारे भारतवर्ष पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहे। अपने प्यारे देश की गौरव गरिमा को आबादित रखने के लिए अपने देश पर प्रेम करे, देश पर समय आने पर कुर्बान हो जाए, क्योंकि अपना ही वह देश है जिसका इतिहास गौरवशाली है। और उन्हीं इतिहास के पन्नों में से हम नए सिरे से जुड़ने वाले पन्ने हैं। ऐसा यह हमारा सबसे प्यारा एवं महान देश है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने इस बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से, भारत महिमा इस शीर्षक की कविता के माध्यम से हमें अपने भारत के गौरवशाली इतिहास, वीर सपूतों, प्राकृतिक सुषमा एवं हमें अपने उत्तरदायित्व का एहसास कराने की कोशिश की है। मित्रों, इस कविता का भावार्थ जो है वह मैंने अपने ज्ञान के अनुसार लगाने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि यह सभी भावार्थ है आप सभी को समझ में आया होगा, और इसका उचित प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, अपने अध्ययन में करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसी विश्वास और के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा किसी अन्य पाठ के साथ। तब तक आपके मित्र मच्छिंद्र भिसे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।